नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की यही खूबसूरती है जिसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी। आप अपने देश के किसी भी बड़े नेता को, इवन प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने देश की सेना के कारनामों पर, सेना के साहसिक कारनामों पर, ये कहना चाहिए, सवाल खड़े कर दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सबको बोलने का स्वतंत्र रूप से उतना ही अधिकार है। और यही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपनी इच्छा के अनुसार कि ये फैसला गलत है, ये सरकार का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित है, या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में फैसला दिया है, आप कुछ भी कह लीजिए, आपको कहने की पूरी पूरी आज़ादी है। पिछले 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए हैं। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों पर, एक तो नोटबंदी पर और एक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, 2 फैसले आए हैं। और इन फैसलों में जो जस्टिस हैं, नंबर ऑफ मेजोरिटी एक तरफ हैं, और एक आध जस्टिस की जो राय है वो थोड़ी सी अलहदा दिखी है, अलग नज़र आई है। उसी पर सवाल उठने लगे हैं। रवीश कुमार, जो हमारे देश के महान पत्रकार आजकल यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, उन्होंने तो वीडियो बनाया। उन्होंने ये बताया कि नोटबंदी का जो मामला है उसमें 5 जजों की अदालत थी, और एक जस्टिस नागरत्ना को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जो 4 जज थे उनकी राय कुछ और थी। और जस्टिस नागरत्ना जो कि महिला हैं, और शायद हो सकता है कि आने वाली सीजेआई भी हों, और सुप्रीम कोर्ट की पहली जज हैं महिला, बीबी नागरत्ना, उन्होंने अपनी राय अलग दिखाई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो डिमोनेटाइजेशन किया था सरकार ने 2016 में, वो गलत था, असंवैधानिक था। आपको पार्लियामेंट के जरिए जाकर कानून बनाना चाहिए था, और जिससे कि कानून बने, और कानून बनने के बाद लोग ये समझ जाएं कि ऐसा कोई कानून आने वाला है, और जो ब्लैक मनी को डंप करने का मामला है, या कुछ भी इस तरह की जो इसके परिणाम हो सकते थे नोटबंदी के, वो सब के सब बेअसर साबित हो जाएं। यानी कि कोई भी, जो एक कहते हैं ना कि जब चोर वहाँ से निकल जाए तब आप छापा मारें। फ़ायदा तो जब ही है कि जब चोर वहाँ हो, आप वहीं पर जाकर छापा मार दें। इस चीज़ को लेकर रवीश कुमार ने वीडियो बनाया है। मैं रवीश कुमार का वीडियो देख रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। रवीश कुमार मोटी मोटी किताबें लेके आए हैं, 4-5, और उन किताबों में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो नोटबंदी वाला मामला है उसको किस तरीके से वो देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी दिखाया है उसमें कि ये देखिए कितनी किताबें लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है इसमें वीडियो में अपने, कि जस्टिस नागरत्ना जो है वो असहमति रखती थी, और जस्टिस नागरत्ना की जो असहमति है उसके बहुत बड़े मायने हैं। इसके लिए रवीश कुमार एक किताब ले आए, और उस किताब का उल्लेख किया कि ये किताब ऐसी है जिसमें जजों की असहमति वाले जो मामले हैं उसको उन्होंने कोट किया। ये किताब उन्होंने दिखाई कि जो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सब मामलों में जजों की सहमति थी। उन फैसलों से असहमति रखने वाले जो जज थे उन पर भी एक किताब बनी हुई है, और रवीश कुमार अपनी बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करने में लगे रहे कि साहब जस्टिस नागरत्ना ने सही कहा, बाकी जो 4 जज हैं उन्होंने सही नहीं कहा। बाकी 4 जजों को आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ये सही है कि नोटबंदी हुई थी जो, उसमें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच में लगभग 6 महीने तक बातचीत हुई थी। ये पूरी तरह से प्लान्ड थी, और ऐसा नहीं था कि रातों रात फैसला लिया गया और इस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने, आरबीआई ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपने समर्थन में कि साहब देखिए हमारे इन मुद्दों पर हमारी इसी समय बात हुई थी वित्त मंत्रालय की और हमारी, और उसके बाद ये नोटबंदी का फैसला किया गया था। लेकिन रवीश कुमार का मानना है कि जस्टिस नागरत्ना सही है, बाकी 4 जज गलत हैं। यानी कि आप अगर किसी चीज़ से असहमत हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो सहमत हैं, जो इस चीज़ को सही मान रहे हैं, उनकी राय आपके लिए मायने नहीं रखती। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि बीते दिनों में 2 बड़े फैसले आए हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया, पहला मैंने बताया नोटबंदी का लेकर, और दूसरा फैसला आया मंत्री, सांसद, विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करने के संबंध में, जो कि आज आया। ये दोनों ही फैसले काफ़ी चर्चित हैं, लेकिन इन दोनों ही फैसलों में सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं वो जज
जिन्होंने दोनों ही फैसलों में बेंच के अन्य जजों से अलग राय रखी और इसलिए उनके बारे में बात हो रही है। और वो जज हैं बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना ने पहले भी अपने अलग तरह की सोच वाले फैसलों के लिए ख्याति अर्जित की है। उनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1987 में की थी, तब वह वकालत कर रही थी। 23 साल तक बतौर वकील प्रैक्टिस करने के बाद वह जज बनी। साल 2008 में वह कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज थी और 2 साल के बाद स्थायी जज बन गई थी। उनके पिता ES वेंकरमैया ने साल 1989 में 1989 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला था और वह इस पद पर 6 महीने रहे थे। यही नहीं, नागरत्ना भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में हैं और वह 2027 में भारत की पहली महिला CJI बन सकती हैं, अगर क्रमबद्ध इसी तरह से चलता रहा तो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को जहां बेंच के 4 जजों ने सही ठहराया था, वहीं नागरत्ना ने अपनी अलग राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को अगर बंद करना ही था तो इसके लिए पहले कानून बनाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इस पर संसद में चर्चा की भी जरूरत बताई थी और फिर 24 घंटे के भीतर ये दूसरा फैसला आया है। मंत्री, सांसद और विधायकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा तय करने संबंधी मामले में भी जस्टिस नागरत्ना की राय अलग रही। जहां बेंच के 4 जजों ने इस पर अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं बताई कि ठीक है, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें करने दीजिए, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखते हुए कहा कि सभी पार्टियों को इस संबंध में गाइडलाइन बनानी चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखी है। 2017 में उन्होंने द टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 85% पैकेजिंग को सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के साथ कवर किया जाना अनिवार्य कर दिया था, जो सिगरेट्स वगैरह पे लिखा रहता है चेतावनी, वैधानिक चेतावनी। 2012 में केंद्र की ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने संबंधी निर्देश दिए थे केंद्र को उन्होंने, और इस बेंच में भी जस्टिस नागरत्ना शामिल थी। इसके अलावा साल 2019 में उनकी बेंच ने मंदिरों से संबंधित फैसला सुनाते हुए कहा था कि मंदिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उसके कर्मचारी ग्रेच्युइटी के हकदार नहीं हैं। वहीं साल 2020 में उन्होंने तलाक के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन सशक्त महिलाओं के साथ व्यवहार का तरीका समाज को नहीं पता है। और इन मुद्दों पर जबरदस्त बहसबाजी चल रही है। बहस अलग अलग तरीके से चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मैं इनके कैरियर के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि इनका कैरियर किस तरह का रहा है। मेरे कहने का जो उद्देश्य है वो अलग तरह का, अलग बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में हम सेलेक्टिव चीज़ें लेते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ सही लगती है तो वो शायद सबको सही लगनी चाहिए। अगर किसी चीज़ से रवीश कुमार असहमत नहीं है तो फिर वो मान लेते हैं कि साहब इससे कोई भी असहमत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को जस्टिस नागरत्ना की बात ही सही माननी चाहिए। और चूंकि 4 जज जो हैं उनका फैसला एक तरफ भले ही हो लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक जज ने भी अलग फैसला क्यों दे दिया? 5 के 5 जज देते तो फिर उसके बाद ये कहा जाता कि सारी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते, जिस तरह से ED, CBI इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है, जबकि वो सरकार के अधीन बॉडी है। और जो सरकार के अधीन बॉडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर कोई फैसला सरकार के समर्थन में आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है। और अगर कोई फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ आ जाता है तो फिर आप कहने लगते हैं कि बिल्कुल सही फैसला है। और देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार गलत है। रवीश कुमार जी जैसे महान लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप तय कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है या नहीं? अगर राम मंदिर का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, लेकिन अगर जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को गलत बताया है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी आवाज़ जिंदा है। और आपने देखी होगी कश्मीर फाइल्स फिल्म। कश्मीर फाइल्स फिल्म में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि भले ही सरकार बदल गई हो लेकिन सिस्टम अभी भी हमारा है।
और इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप सब भी सहमत होंगे कि आज भी सिस्टम में ऐसी सोच के लोग, जिन्हें मैं कहता हूँ वामपंथी सोच भी आप कह सकते हैं, कि जो अलग सोच रखते हैं, हर चीज़ को नकारात्मकता के चश्मे से देखते हैं, उन जैसे लोगों की आज भी कमी नहीं है। मैं किसी जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हर तरह की मानसिकता के लोग हर जगह हैं। और आज देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को चलते हुए लगभग 8-9 साल हो चुके हैं केंद्र में, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि सारी संस्थाओं को मोदी ने बदल दिया है, सारी संस्थाओं में आरएसएस की माइंडसेट के लोग ठूस दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज देखिए किस तरह के बातें सामने आ रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी आवाज़ें सुनने को आपको मिल जाएंगी जो सरकार से सहमति नहीं रखते। तो मेरा मानना है कि अदालतें चलती रहेंगी, जज आते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, नए नए तरह के फैसले होते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत उन लोगों से है जो समाज में ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं। रवीश कुमार जैसे लोग जो किसी भी मुद्दे पर इतनी ऐसी गहन रिसर्च लेकर सामने आते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि जो ये कह रहे हैं बस वही सही है। लेकिन आप अपने समझ से काम लीजिए, आप समझिए कि क्या कह रहे हैं। 5 जज में से अगर 4 जज एक चीज़ को सही ठहरा रहे हैं तो वो सही है, या एक जज अगर असहमत हैं तो वो सही है। फैसला जनता को करना है, हमें और आपको करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो ये ध्यान कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया है या नहीं। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।